नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी करंट अफेयर की पहली क्लास है और ये करंट अफेयर सीरीज सभी वनडे एग्जाम में आपके लिए यूजफुल होगी। इस करंट अफेयर में आपको जनवरी से लेकर के जनवरी 2024 से और दिसंबर 2024 तक का पूरा जो करंट है वो इस सीरीज में आपको एक साथ देखने को मिलेगा। इसके बाद 25 का जो करंट अफेयर है वो मंथली आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो पहली क्लास है, ये क्वेश्चन सीरीज रहेगी, डिस्क्रिप्टिव रहेगी, इसका पूरा एनालिसिस एक एक क्वेश्चन का आपके सामने पेश किया जाएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार प्रशिक्षण क्लासेज ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर उनको इसका जो PDF फॉर्मेट है सॉल्यूशन वाला वो टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं और वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भी जितनी भी यूजफुल जानकारी आप लोगों के लिए है वो भी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। और वीडियो क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जनवरी 2024 किस राज्य के खरसावां में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित गांव विकसित भारत थीम पर किसान समागम का आयोजन किया गया था। तो अभी एक कृषि मेले का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि कृषि समागम जो है आपका वो कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम है। कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम की जो थीम थी, कई बार थीम पूछ ली जाती है डायरेक्ट क्वेश्चंस में, इसकी थीम थी विकसित भारत विकसित गांव। विकसित गांव विकसित भारत, इस थीम को रखने के पीछे का जो मोटिव है वो ये है कि भारत जो है वास्तविक रूप से वो गांव में बसता है और जब गांव विकसित होंगे तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक कृषि मेले का सह आयोजन किया, विकसित भारत। ये इसकी थीम आपको याद रखनी है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था दोस्तों खरसावा गांव में। कहां पर किया गया? खरसावा गांव में। और ये खरसावा गांव जो है वो आपके भारत के झारखंड राज्य में पड़ता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। और इस कृषि मेले का या किसान समागम का जो आयोजक है वो है आपका केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो ये 4-5 पॉइंट आपके यहाँ से निकलते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये आपके आयोजक के तौर पर रहे। और इन्होंने इस मेले का आयोजन या किसान समागम मेले का जो आयोजन है वो झारखंड में स्टार्ट किया। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से और कितने सवाल आपके बन सकते हैं कि ये एक कृषि मेला सह प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कार्यक्रम था, इसकी थीम क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। इसका आयोजन तीसरा, और किसने किया इसके आयोजक का। ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो जितने विस्तृत तरीके से आप करंट अफेयर को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, आपके करंट में क्वेश्चन गलत होने की संभावना उतनी ही कम होती है। तो हमें करंट को रटना नहीं है, समझना है और समझते समझते पूरी करंट अफेयर को तैयार करना है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS, तो ICJS का जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस पर उच्चतम प्रवेश दर्ज करने में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देखिए, ICJS क्या है, सबसे पहले तो आप यही समझिए कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म जानकारी साझा करने का कार्य करता है।
तो जितने भी हमारे यहाँ आईबी हुआ, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, पुलिस हो गई, तो इनका जो डेटा होता है ये एक दूसरे के साथ में साझा करने का कार्य करता है। तो इंटेलिजेंस एजेंसी पुलिस के साथ में क्या करती हैं, अपनी सूचनाएं साझा करती हैं। ठीक है, तो इसमें तीसरी बार हमारा जो यूपी है ये लगातार 3 सालों से टॉप पर है। कितने वर्षों से? लगातार 3 वर्षों से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ICGS प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर्ज करने में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? आपका यूपी रहा है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा अष्टलक्ष्मी हाट उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम द्वारा कहां स्थापित किया जा रहा है या किया गया है? ऑप्शन है आपका अगरतला, ईटानगर, गुवाहाटी और शिलोंग। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि हमारा जो अष्टलक्ष्मी हाट है ये क्या है। तो अष्टलक्ष्मी हाट उत्तर पूर्व के 8 राज्यों को शामिल करता है। इसमें आपके नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य शामिल हैं? 8 राज्य शामिल हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो स्थापना की जा रही है अभी, वो मैं पहले बता देता हूं कि कहां पर इसको एस्टैब्लिश किया गया है। इसकी स्थापना असम के गुवाहाटी में की जा रही है। गुवाहाटी, असम में। और किसके द्वारा की जा रही है? तो आपके क्वेश्चन में ही वो आंसर छुपा हुआ है कि उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो लक्ष्य है, जो एम है अष्टलक्ष्मी हाट का, वो क्या है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं, यहाँ के हस्तशिल्प विविधता को प्रदर्शित करना है। क्योंकि देखिए, कोई भी स्टेट हो, वहाँ अलग अलग स्टेट की एक अलग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होती है। कोई भी जिला होता है, वो अलग किसी एक विशेष प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। तो उनको प्रमोट करने का जो कार्य करेगा वो अष्टलक्ष्मी हाट करेगा। तो यहाँ पर हस्तशिल्प उद्योग को प्रदर्शित करना इसका एक मुख्य लक्ष्य है। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ के जितने भी कामगार होंगे उनकी इनकम क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जब इनकी कारीगरों की आय बढ़ेगी तो यहाँ की रीजनल इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो ये इसके कुछ उद्देश्य हैं कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना, साथ ही यहाँ के कामगार या कर्मगारों के इनकम को बढ़ाने के लिए इन 8 राज्यों में क्या किया गया? इस हथकरघा उद्योग को प्रमोट करने के लिए अष्टलक्ष्मी हाट की स्थापना की गई असम के गुवाहाटी में। तो यहाँ पर स्थान पूछा है आपसे कि किस स्थान पर की गई है, तो वो आपका गुवाहाटी आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी है? तो देखिए, PLI ये क्या है आपकी? ये भारत सरकार की एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना है। अब इस योजना के तहत कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको सबसे पहले मंजूरी दी गई? तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जितने भी हमारे होते हैं, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो इनमें से इनको मंजूरी दी गई है। इनमें से हमारी जो ओला इलेक्ट्रिकल है, ये पहली मंजूरी प्राप्त करने वाली कंपनी बन गई है। ओला इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है। तो ओला ईवी या इलेक्ट्रिकल
PLI योजना के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला सवाल क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया है? तो नाम से ही पता चल रहा होगा, लगभग 2024 का पूरा जनवरी महीना आपका इन चीज़ों से अपडेट रहा कि जनवरी 2024 में राम मंदिर की स्थापना की गई। अब राम मंदिर की स्थापना के साथ साथ बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी कि भाई राम मंदिर स्थापना होगी तो राम मंदिर की वजह से यहाँ पर पर्यटकों का क्या होगा? आवागमन बढ़ेगा, और पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा तो उनको अच्छी सुविधाएं देने के लिए, अच्छी परिवहन सुविधाएं देने के लिए एयरपोर्ट, रोड्स, हाईवे, ये सारी चीज़ें, ठीक है, डेवलप की जाएंगी। तो इनमें से आपका जो महर्षि वाल्मीकि यानी कि अयोध्या में एक एयरपोर्ट है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये जो है आपका अयोध्या धाम में है, ठीक है। तो यहाँ पर्यटकों के आवागमन को और सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना कहाँ पर की गई? यूपी के अयोध्या में की गई। इसके अलावा जब राम मंदिर बनेगा तो मूर्तियों की डिमांड भी बढ़ेगी, और मूर्तियों की जो डिमांड बढ़ेगी तो इसके लिए भी आपके यूपी में मुरादाबाद में पीतल इंडस्ट्री है, तो यहाँ की मूर्तियाँ पीतल की बनी हुई काफ़ी फेमस हैं। तो मुरादाबाद में पीतल इंडस्ट्री भी यहाँ पर डेवलप हुई, पीतल उद्योग, और यहाँ से विदेशों में भी निर्यात किए जाती हैं मूर्तियाँ। तो जब निर्यात बढ़ेगा तो राम मंदिर से भी हमारी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि पूरा का पूरा जनवरी महीना राम जी से संबंधित रहा है आपका, और हाईवे, एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे अभी खोला गया। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आपको ऐड होती चली जाएंगी। एक भीष्मा क्यूब करके मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल कराई गई। एक दिव्य ऐप लॉन्च किया गया जहाँ जितने भी टूरिस्ट हैं उनको सारी की सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो रेस्टोरेंट की हो, बुकिंग की हो, या वहाँ ठहरने के लिए, खाने के लिए, बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, इन सारी फैसिलिटी को एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराया यूपी गवर्नमेंट ने दिव्य ऐप के माध्यम से, भीष्मा क्यूब के माध्यम से मेडिकल फैसिलिटी। तो ये कुछ चीज़ें और आपको याद रखनी है कि दिव्य ऐप किससे संबंधित है और भीष्मा क्यूब किससे संबंधित है, ठीक है। तो भीष्मा क्यूब यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के मेडिकल फैसिलिटी से संबंधित है, ठीक है, भीष्मा क्यूब। तो ये दो चीज़ें और याद रखिए आप। बाकी जो इसका जो राइट आंसर होगा, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा अभी यूपी में 5 नए हवाई अड्डे और खोलने की मंजूरी दी गई है। 5 हवाई अड्डे और यूपी में स्थापित किए जाएंगे, ठीक। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में जनवरी 2024 किसने नई दिल्ली के संविधान सदन में आयोजित पंचायत से पार्लियामेंट तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया था? देखिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो और करंट के सिनेरियो से भी देखा जाए तो हमारा जो कार्यक्रम चला पंचायत से पार्लियामेंट, ये किसको फोकस करके किया गया? देखिए ये कार्यक्रम आपका संसद में आयोजित किया गया, संविधान सदन में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी या इसका जो उद्घाटन किया था वो हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला जी। किसने किया? ओम बिड़ला ने किया था। ये आपके लोकसभा स्पीकर हैं। दूसरी चीज, अब इस पंचायत से पार्लियामेंट का सीधा सा रिलेशन ये है कि जब शासन का विकेंद्रीकरण किया गया तो आपकी 11th और 12th शेड्यूल को संविधान में शामिल किया गया था। जो आपकी 11th शेड्यूल है वो 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ी गई थी 1992 में, और 12th जो शेड्यूल है आपकी ये 74वें 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। अब पंचायती राज को लागू, ये पंचायती राज से संबंधित है आपकी, और ये आपकी नगरीय निकायों से संबंधित है।
ठीक है। तो पंचायती राज को लागू किया गया था भारत में 24 अप्रैल 1993 से, इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज दिवस कब और क्यों मनाया जाता है तो आप अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखिए कि महिला प्रतिनिधियों के लिए ये मुख्य रूप से कि पंचायत से लेकर के हमारे संसद तक, कहाँ तक, पंचायत से संसद तक महिला प्रतिनिधियों को क्या स्थान मिला है, उसके लिए इसका आयोजन किया गया। तो महिला प्रतिनिधियों को फोकस्ड ये कार्यक्रम आपका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि हाल ही में फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स $100 अरब की संपत्ति अर्जित करने वाली विश्व की पहली महिला बनी हैं। ये किस देश की हैं? देखिए फ्रैंकोइस जो हैं ये आपकी किस देश से संबंधित हैं, तो ये फ्रांस से संबंधित हैं, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है फ्रैंको और फ्रांस से, और ये अभी हाल ही में $100 अरब अर्जित करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। तो ये फैक्चुअल सवाल है, याद रखना कि अभी लेटेस्ट जनवरी 2024 में $100 अरब प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला किस देश से संबंधित है और क्या नाम है उनका? तो नाम क्या है? फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स, और किस देश से हैं? फ्रांस से हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में प्रतिवर्ष 5 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 का विषय लड़ाई का अधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 2, एक और 2 दोनों, ना तो एक ना ही 2 और केवल एक। तो देखिए हमारे प्रति वर्ष या हर साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, और इस बार का राष्ट्रीय पक्षी दिवस का जो विषय था वो लड़ाई का अधिकार था, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों इसमें क्या होंगे, सही हो जाएंगे। क्या यहां तक क्लियर है आपका? अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुलिस महानिदेशकों डीजीएसपी और आईजीएसपी है ना, पुलिस महानिरीक्षकों के 58वें सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो अभी रिसेंट में ही आपका पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों का 58वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये किस राज्य में के किस शहर में किया गया 58वां सम्मेलन? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में। कहां पर? राजस्थान की राजधानी जयपुर में डीजीपी और आईजीपी के 58वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इसका जो उद्घाटन किया था वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। और ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो हाइब्रिड मोड पर आयोजित किया गया। हाइब्रिड का मीन्स कि इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है ना। तो ये प्रोग्राम किस मोड में था? हाइब्रिड मोड में था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरीके से आपको पूरी सीरीज क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलेगी, और इसे देखने के बाद में आपकी जो करंट अफेयर पे पकड़ होगी वो बाकी बच्चों से बेहतरीन होती चली जाएगी। तो इससे कंटिन्यूस रूप से जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक के 8वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो हमारी जो यूरोपियन निवेश बैंक है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है आपका? पेटू फियाला। ऑप्शन बी नादिया कैल्विनो सांता मारिया, क्लॉस एम स्वेब और क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। तो देखिए
यूरोपीय निवेश बैंक जो है तो इसके 8वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, क्वेश्चन है ये आपका। इस पे आने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैक में चलते हैं कि अभी गुजरात में एक समिट का आयोजन किया गया था और उस समिट का नाम था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। ठीक है, ये इसका 10वां संस्करण था और इस 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि के तौर पर चेक गणराज्य के पीएम को इनवाइट किया गया था। तो इसके मुख्य अतिथि भी आपसे पूछा जा सकते हैं कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो जो आपका ऑप्शन ए है पेटू फ्याला, ये आपके इसके पेट्र फ्याला ये इसके मुख्य अतिथि थे। तो ये पीएम हैं कहाँ के, ये भी याद रखना कि ये चेक गणराज्य के पीएम हैं, चेक रिपब्लिक। और इसके जो भी लेटेस्ट अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है नादिया कैल्विनो सांता मारिया। तो ये याद रखना कहाँ पर, गुजरात में इन्वेस्टर समिट हुई और यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर इनको तो यूरोपीय निवेश बैंक के 8वें अध्यक्ष के तौर पर नादिया कैल्विनो सांता मारिया को। और ये हैं कौन, तो आप बता देना कि ये स्पेन के एक सिविल सर्वेंट हैं और एक अर्थशास्त्री भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने कॉलेजों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कॉलेज फगात हंसी मिशन का शुभारंभ किया है। तो कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक डेवलप करने के लिए अभी हाल ही में मणिपुर के सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह। तो इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया है, उस मिशन का नाम है कॉलेज फगात हंसी मिशन। और मणिपुर इस समय काफ़ी चर्चा में रहा है, तो मणिपुर से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बनती है क्योंकि कंटिन्यूस रूप से मणिपुर में हिंसा होती जा रही है और उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है कई जगहों पर। तो मणिपुर के सीएम ने क्या किया है, इस मिशन को स्टार्ट किया और इस मिशन का जो उद्देश्य है ये भी आपको याद रखना है कि जितने भी कॉलेज मणिपुर में चल रहे हैं, रन हो रहे हैं, उन कॉलेजों में उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उसको और अधिक डेवलप करना है ना। तो इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। तो कॉलेजों के या कॉलेजों में बुनियादी ढांचे का विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 31 दिसंबर 2026 तक के लिए न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजीव शाह, रणधीर जायसवाल, अरिंदम बागची और शशि सिंह। तो फेडरल बैंक में 2026 तक के लिए राजीव शाह को अभी निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। तो इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो ये नियुक्ति वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अपॉइंटमेंट वाले, वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको याद रखना कि अभी फेडरल बैंक के जो निदेशक मंडल में शामिल किए गए हैं वो आपके भारतीय राजीव शाह हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2024 में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इनमें से भारत में जो विदेश मंत्रालय है तो उसके प्रवक्ता के रूप में अभी रिसेंट में शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। और शशि सिंह से पहले इस पद पर जो थे उनका नाम था रमेश केजरीवाल। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि रिसेंट वाला नहीं पूछेगा आपसे, पीछे वाला पूछ लेगा कि भाई इनसे पहले इस पद पर कौन काम कर रहे थे या इन्होंने किसका स्थान लिया है, ऐसे भी सवाल बन जाते हैं।
तो रमेश केजरीवाल जो हैं वो पहले क्या थे, सॉरी, अरविंदम बागची, रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है और इनके स्थान पर पहले अरविंदम बागची थे। ये याद रखना, ठीक है। तो शशि सिंह जो है इनको ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष, ये ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अरविंदम बागची इनसे पूर्व में थे ही। और एक चीज और याद रखिए कि करण अदानी की भी अपॉइंटमेंट की गई है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल जोन लिमिटेड में, तो करण अदानी वहाँ के सीईओ बनाए गए हैं। इसके अलावा अश्विनी गुप्ता जो है वो समानांतर के सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको आप लोग याद रखिए। तो समानांतर के सीईओ कौन है, अश्विनी गुप्ता हैं, और अदानी ग्रुप के करण अदानी, इन्होंने गौतम अडानी का स्थान लिया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में अभी हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है, तो वो रणधीर जायसवाल हैं। और रणधीर जायसवाल से पहले इस पद पर अरविंदम बागची कार्य कर रहे थे, तो इनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो अब जो अपॉइंटमेंट की गई है वो रणधीर जायसवाल की गई है। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला सवाल, मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल, तेलंगाना, पंजाब और गोवा। देखिए मैपल्स ऐप जो है आपका, ये एक नेविगेशन सिस्टम ऐप है। क्या है ये आपका? नेविगेशन सिस्टम ऐप। और इस ऐप पर जितनी भी आपके ब्लैक स्पॉट हैं दुर्घटना वाले, उनको क्या किया जाता है? पॉइंट किया जाता है। तो अभी पंजाब ने क्या किया है कि इस ऐप पर सबसे ज़्यादा ब्लैक स्पॉट को दर्ज किया है और सबसे पहले किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पंजाब हो जाएगा, ठीक है। और इस ऐप को डेवलप करने वाली कंपनी का भी अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो वो है आपकी मैप माई इंडिया। तो मैप माई इंडिया कंपनी ने इसको लॉन्च भी किया और इसको डेवलप भी किया, और इस पर सबसे पहले ब्लैक स्पॉटों को मैप करने वाला जो राज्य है वो आपका पंजाब हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी होगा कि मैपल्स ऐप पर सबसे पहले ब्लैक स्पॉट दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य आपका पंजाब होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश डिजिटल शेंगेन वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ का सदस्य देश है? तो इनमें से ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस और फिनलैंड। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने अभी अपने वीजा को डिजिटली प्रोवाइड कराया है? तो मैं यहां पर बता दूं कि आपका जो फ्रांस है, तो फ्रांस ने क्या किया है कि अभी 2024 में जो ओलंपिक और पैरालंपिक खेल खेले गए उनमें एथलीट्स को वीजा लेने में जो प्रॉब्लम्स आती थी उनको सॉल्व करने के लिए डिजिटली शेंगेन वीजा पेश किया है इन्होंने, जिससे कि सभी एथलीट्स को टाइम पर वीजा प्रोवाइड हो जाए। तो ये एक यूरोपीय संघ में शामिल देश है, तो ये पहला यूरोपीय देश बन जाएगा, संघ का सदस्य देश जिसने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया? तो आप बताना कि ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर भाग लेने के लिए आएंगे उनको समय से पहले ही वीजा अवेलेबल हो जाए। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, फ्रांस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो आपको याद रखना है कि ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में, इंडिया एक्सपो मार्ट में इसका आयोजन किया गया, और इसका जो आयोजन है वो पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया था। और ये जीवंत एवं विविध खाद्य इकोसिस्टम पर आधारित है।
ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ग्रेटर नोएडा हो जाएगा कि इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई, तो नोएडा में की गई। ठीक, अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो बहुत इजी सवाल है, गंगा सागर के बारे में जितने लोग नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि पश्चिम बंगाल में इस गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है, और पश्चिम बंगाल का एक जो जिला है वो दक्षिणी परगना जिला है, यहाँ पर इसका आयोजन हर साल किया जाता है। ठीक है, तो बहुत फैक्चुअल सवाल है। तो गंगा सागर मेला किससे संबंधित है आपका, तो पश्चिम बंगाल में दक्षिणी परगना जिले में इसका आयोजन हर साल किया जाता है। अगला सवाल कि हाल ही में चर्चा में रहा पेरेग्रीन मिशन 1 किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख चंद्र मिशन है। तो देखिए, पहली बात तो यही याद रखिए कि पेरेग्रीन मिशन किससे संबंधित है। पेरेग्रीन मिशन 1 ये किससे संबंधित है, तो ये चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, दूसरी चीज, ये मिशन किस एजेंसी के द्वारा छोड़ा गया था, स्टार्ट किया गया था, तो यूएसए में एक कंपनी या एक एजेंसी काम करती है जिसका नाम है नासा। ठीक है, इसने क्या किया है, इस मिशन को लॉन्च किया है। तो पेरेग्रीन एक तो यूएसए से संबंधित है, नासा से संबंधित है, चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित है। तो ये मिशन में ये 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि जनवरी 2024 में भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो अभी इन्होंने 77वां अपना स्थापना दिवस मनाया है, और 6 जनवरी को इसका स्थापना की गई थी। तो इसी 6 जनवरी से लेकर के हर साल 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो 2024 में ये इसका 77वां स्थापना दिवस था। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2024 में 7 सदस्यीय बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्य ग्रहण किया था। तो बिम्स्टेक के जो महासचिव हैं वो कौन हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि बिम्स्टेक क्या है। देखिए, बिम्स्टेक की जो स्थापना की गई थी, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत की गई थी। ठीक है, बैंकॉक घोषणा के तहत 6 जून 1997 को कब की गई, 6 जून 1997 को की गई। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें आपके 4 देश शामिल थे, तब इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था। इसमें आपके 4 कौन कौन से देश शामिल थे, एक तो बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो ये संस्थापक देशों में थे। इसके बाद में 1997 में इसमें म्यांमार जुड़ा या म्यांमार शामिल हुआ। तो म्यांमार के जुड़ने के बाद इसका जो नाम हुआ वो बिम्स्टेक हुआ। उसके बाद 2024 में नेपाल और भूटान इसमें ऐड हुए, तब से इसका जो नया नाम है वो है आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसका रिसेंट में नाम है।
तो अभी हाल ही में इसके महासचिव के तौर पर इंद्रमणि पांडे ने कार्यभार संभाला है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी थी। तो ये लास्ट सवाल था आज का हमारा। इसके बाद देखिए, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, फेसबुक पे से भी जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर प्रशिक्षण क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा, जहाँ हर टॉपिक की PDF आपको अवेलेबल होगी और उस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको रिवीजन करने में आसानी हो और उसको निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।